अल्हड़ इंजीनियर को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है इतिहास के इस एपिसोड में। आज हम इस एपिसोड में अपने शिक्षा पद्धति से जुड़े एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिसको काफ़ी लोग शायद ना जानते हो और काफ़ी लोग शायद भूल चुके हों, और उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि शिक्षा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, क्यों ज़रूरी है एजुकेशन इतना ज़्यादा, और इसके क्या आज के समय में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या एजुकेशन का क्या असर है, क्या डायनेमिक्स है, किस तरह से वो ग्रो हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, इन सब पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे। तो जैसा कि आप जान सकते हैं किसी भी इतिहास की बुक या गूगल सर्च के द्वारा कि 8वीं शताब्दी के आसपास, मीन्स 8 टू 9 सेंचुरी सी, जिसे कॉमन एरा भी कहते हैं, उस समय पाल वंश या पाला डायनेस्टी इन इंग्लिश का शासन था भारत के एक हिस्से में, जिसे हम आज के समय जो बिहार का पार्ट है, ठीक है। तो उस समय वहाँ पे एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जो कि हर कोई जानता है, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा यूनिवर्सिटी उधर ही हुआ करती थी। तो नालंदा में सीट जो थे, बच्चों के लिए जो जगह थी, छात्रों के लिए जो जगह थी, उसकी काफ़ी लिमिटेशन थी। तो इसके चलते पाल वंश के शासक धर्मपाल ने एक और यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, एक और विश्वविद्यालय बनवाया, जिसका नाम हम कहते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये आज के प्रेजेंट समय में जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उस शहर में पड़ता है। और इसका जो एबंडन हुआ, जब ये तोड़ा गया, वो हुआ 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में इसको तोड़ दिया गया। तो अब आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्यों जरूरी है, क्यों हम इसकी आज चर्चा कर रहे हैं। भारत के पाल वंश के शासन के समय उनके एरिया में आती थी। सो पहली थी नालंदा, दूसरी थी विक्रमशिला, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1783 से 820 के बीच में। मैं ईयर बता रहा हूँ, 1783 से 820 के बीच में हुआ था, सीई में, कॉमन एरा में। यह अपने समय का एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था। ओके, सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी क्या होता था, कैसे वहाँ पढ़ाया जाता था, ये आप या तो गूगल कर सकती हैं, या मैं अगर आपको आम तौर पे बताऊं तो बौद्धिक शिक्षा पद्धति जो थी, जो बौद्ध भिक्षु लोग आज भी फॉलो करते हैं, आप अरुणाचल की कई जगह पे देख सकते हैं। सो ये यूनिवर्सिटीज उस पे बेस्ड थी। और अगर हम देखें तो एक स्कॉलर हैं सुकुमार दत्त, उनके मुताबिक, जो उन्होंने रिसर्च करके डिटेल शेयर किया था, उसके मुताबिक इसका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा था। स्ट्रक्चर इन द सेंस, जिस हिसाब से इसमें पूरा बांटा गया था, जैसे आज के समय में होता है वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद लैब असिस्टेंट, इस तरह से। तो उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो कि उस समय वो लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें एक अध्यक्ष होता था और 6 गेट स्कॉलर होते थे आपका, जिन्हें हिंदी में कहें तो महापंडित कहा जाता है। 108 पंडित या स्कॉलर होते थे, 160 या 160 के करीब आचार्य या प्रोफेसर होते थे, और भिक्षुओं की संख्या होती थी 1000। 1000 भिक्षु हुआ करते थे। ये यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी वो पूरी एकदम समांतर थी नालंदा जैसी। जैसी नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा पद्धति थी, वैसी शिक्षा पद्धति सेम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी थी। और यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि विषयों को पढ़ाया जाता था। अपार्ट फ्रॉम बौद्धिक शिक्षा, प्योर बौद्धिक शिक्षा, यहाँ पे इन विषयों को भी पढ़ाया जाता था, जो कि एक उसका पाठ ही हुआ करता था। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो दीवारें हैं, या जो उसके रिमेन्स अभी भी बचे हैं, जो उसके कुछ बचे हुए हैं हिस्से अभी भी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी अच्छी शिल्पकारी का प्रयोग किया गया है। और
उस समय कहा जाता है कि इसमें कई पौराणिक पुस्तकें, ग्रंथ और विचारों का लेख उपलब्ध हुआ करता था इसकी लाइब्रेरी में। और इसको इतने मतलब आर्किटेक्चरल वे में अगर हम कहें कि जो इसका आर्किटेक्चर था वो इतना ही प्लानिंग के साथ बनाया गया था कि इसमें एयर कंडीशन जैसी सुविधा थी। और एयर कंडीशन मतलब आप ये हमारे घर में जो अब इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशन लगे उसकी बात मैं नहीं कर रहा, पर ये नेचुरल एयर कंडीशन बनाया जाता था। वो कैसे होता था कि इसमें पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सराय सा बनाया जाता था। सराय को अगर इंग्लिश में कहें पानी का सराय को तो वाटर रिजर्वायर कहेंगे। तो रिजर्वायर बनाया जाता है जिससे हवा उस एरिया की ठंडी हो जाती थी। वो हवा जब पीछे की दीवार पे पड़ती थी तो वेंट्स के थ्रू, झरोखों के थ्रू वो अंदर आती थी और पूरे कैंपस को वो ठंडा रखती थी। तो ये काफी अव्वल दर्जे की शिल्पकारी थी जो आप वहां पे देख सकते हैं। अभी भी वो वहां उपलब्ध है। आप उसको इमेज सर्च कर सकते हैं या मैं कुछ शेयर भी कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, मैं शेयर कर रहा हूं। तो इसमें जो प्लानिंग है आप देख सकते हो कितने मेहनत से की गई थी, कितना प्लान वे था और एजुकेशन के लिए कितना उस समय सोच जो था वो अच्छा था कि हम एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराएं। और इसमें जो था ये एक सोशल व्यू से बना था और इकोनॉमिकल व्यू से नहीं बना था कि हमको उसमें पैसे कमाने उसलिए नहीं बना था। हमें वहाँ शिक्षा देनी है इसलिए बना था क्योंकि नालंदा में सीटें कम थी और उस समय हो सकता है पढ़ने के लिए लोगों का इंटरेस्ट कम हो या बौद्धिस्ट जो है शिक्षा पद्धति उसमें लोग ना इंटरेस्ट लेते हो इसलिए 1000 रखा गया हो। पर वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। तो आप देख सकते हैं एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी नालंदा और नालंदा में सीटें कम, तो एक और यूनिवर्सिटी विक्रमशिला जिसको काफी लोग शायद नहीं जानते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जानते होंगे विक्रमशिला को। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी, विश्वविद्यालय जो था विक्रमशिला, ये 4 शताब्दियों तक चला। फिर तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो खिलजी खिलजी नाम से तो आप जानते होंगे, उनका पूरा नाम था खिलजी का मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये टर्की से जब ये भारत में आया और इसने तोड़ फोड़ मचाई और इन्होंने आक्रमण करना, या कोई लोग ऑफेंस हो सकते हैं, तो मीन्स खिलजी ने, इसने, चलो इसने जब आक्रमण करना शुरू किया खिलजी ने, तो ये नालंदा को भी तोड़ा इसने और विक्रमशिला को भी इसने तोड़ा। सो 1193 के आसपास इसने इन यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दिया। फिर यूनिवर्सिटीज नष्ट हो गई, पढ़ने की कोई बड़ी जगह नहीं बची, लाइब्रेरी जलती रही है। तो आपने भी सुना होगा कि नालंदा की लाइब्रेरी कितने दिन तक जली थी, यानी कितनी पुस्तकें थी वहां पे। ऐसा ही कुछ विक्रमशिला के साथ भी हुआ होगा जो शायद हमको पता नहीं है। उसके बाद काफी एक माहौल थम सा गया। मतलब पहले क्या होता था कि जो ये सेंटर होते हैं एजुकेशन सेंटर, जैसे छोटे छोटे लेवल पे तो हर जगह एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, ये आचार्य जी द्वारा या प्रोफेसर द्वारा या जिन्हें हम कहते हैं पंडित द्वारा, महापंडितों द्वारा। पर जो एजुकेशन हब होता था वहां से एक नए तरह की रिसर्च निकलते थे, नई तरह की टेक्निक्स वहां पे डेवलप की जाती थी कि आगे की जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए कैसे करें। तो ये हब जो होते थे इनका होना बहुत जरूरी होता था, इन यूनिवर्सिटीज का होना बहुत जरूरी होता था, बहुत महत्वपूर्ण होता था। फिर अकबर के दौर में भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया गया, पर मतलब मेरे रिसर्च में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि बहुत बड़ा वो कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया गया हो। पर हाँ, उसमें छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे मदरसे बने। उसने हिंदी शिक्षा को भी बहुत प्रोत्साहन दिया और उस समय फारसी, हिंदी और उर्दू में शिक्षा पर बढ़ावा दिया गया था अकबर के समय। और उसके साथ साथ एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुगल दौर में, उसमें ये जो आपका होता है लिटरेचर, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। संगीत, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसपे शायद पहले संगीत पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। संगीत, लिटरेचर, इन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया कि जो इसमें सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम चलता रहा भारत में। उसके बाद एक दौर आया जिसे आप कह सकते हैं शाहजहां के बाद का दौर। शाहजहां के बाद का दौर जो आया
उसमें काफी मध्यम पड़ गया, एकदम मतलब खत्म सा हो गया, बहुत इरेगुलर सा स्ट्रक्चर हो गया एजुकेशन का, कोई कहीं से पढ़ रहा है कोई कहीं से पढ़, मतलब कोई सेंटर्ड एजुकेशन नहीं रहा आफ्टर विक्रमशिला और नालंदा। कोई सेंटर्ड एजुकेशन नहीं रहा जहां से सब मॉनिटर किया जाओ। यहीं पे ड्रॉबैक शुरू हो गया, यहीं से हम पीछे होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद 1818 से शुरू हुई फिर से बननी। तो इस समय जो भारत की 5 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हैं उनका मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें है सीनेट ऑफ सीरमपोर यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको बनाया गया था 1818 में, और यूनिवर्सिटी का इसको स्टेटस मिला था 1829 में। ये 201 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अपना मीन्स सेकंड, जो हम कहें ये सेकंड थर्ड फोर्थ एक ही ईयर में बने थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। जो कलकत्ता का विश्वविद्यालय है वो 24 जनवरी 1857 में बना था और 162 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं इसको। आपका हो सकता है 1-2 ईयर आगे पीछे हो, जब का डेटा मैंने उठाया उसमें जो लिखा था बता रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, उसका 1857 में वो भी बनी थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यानी चेन्नई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में भी बना था। उसके बाद आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि 1875 में बना था। तो ये 5 यूनिवर्सिटी वो हैं जो इस समय भारत में मतलब सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इनके पहले और विक्रमशिला के बाद आप खोजिएगा आपको कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी मिलती हैं जो कि फेमस यूनिवर्सिटी रही हो। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई और जो शिक्षा पद्धति आ गई वो शिक्षा पद्धति आ गई उनके हिसाब की, क्योंकि उनको चाहिए था कि देश तो गुलाम था तो चलना तो उन्हीं का था। तो उनको चाहिए था वो ऐसे लोगों को ऐसी शिक्षा दें कि उनका लो लेवल का जो काम है, जैसे क्लर्क वाला और ऐसा कुछ काम है वो है, तो वो ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लोग यहाँ मैन पावर यहाँ मिल पाए, तो वैसी ट्रेनिंग हो। तो एक उस मानसिकता से और उस, क्योंकि हमें तो देखा हीन भाव से ही, गुलाम भाव से ही जाता था, तो उस मानसिकता से और उस थिंकिंग से ये शुरू हुआ। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे। अब आगे क्या कमियां आई कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिकरण हिंदी में कहें तो, और राजनीति, ये यूनिवर्सिटीज में शुरू हुई। ये अच्छी भी थी, इसके चलते काफी क्रांतिकारी लोग भी निकले, काफी क्रांतिकारी भावनाएं निकली। पर धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि राजनीति ही चलने लगी और राजनीति फिर पैसे और उस पर भी आ गई कई जगह। तो कई ऐसी वॉइसेस हैं जो कि लीडरशिप क्वालिटी रखती हैं और अच्छे के लिए होती हैं, शायद वो दबा दी जाती हैं। तो मैं उस पर तो उतना नहीं जाऊंगा आज के वीडियो में, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब मैं जाते जाते अंत में आता हूं कि अब क्या चल रहा है इस समय। काफी ज्यादा बॉलीवुड माफिया, ये माफिया वो माफिया, इस पे बहुत बातें हो रही हैं, जो कि ठीक है, अगर गलत कर रहा है कोई तो उस पर बात होनी चाहिए। पर क्या एजुकेशन माफिया पे बात नहीं होनी चाहिए? मेरा आपसे ये सवाल है। एजुकेशन माफिया पे कोई नहीं बात कर रहा है। व्यापारीकरण हो गया एजुकेशन का। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का नहीं, एक प्राइमरी स्कूल से लेके एक टॉप यूनिवर्सिटी तक सब पैसे के पीछे हैं। अगर आप प्राइवेट में जाएं, गवर्नमेंट में तो सीट नहीं है तो मिलना ही नहीं है, और प्राइवेट में सब पैसे के पीछे। और उसके बाद आप देखिए तो जो बच्चों की फीस है, नर्सरी फर्स्ट सेकंड, एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाइए तो लाखों में। उस पर एक हिंदी मीडियम पिक्चर भी आई, पर उसका शायद क्या ही प्रभाव पड़ा, मुझे तो नहीं पता। और सबसे गलत चीज इसमें कि लोग अब विद्यालयों में प्रवेश, एक एंट्रेंस जो कराते हैं अपने बच्चे का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिलवाते हैं, एंट्रेंस कराते हैं, वो स्टेटस सिंबल की तरह भी लिया जा रहा है। वो भी काफी गलत है कि एक गर्व से बताने की बात होगी मेरा बच्चा तो फला स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहूं तो मैं ले लूं पर नहीं लूंगा, मेरा कोई किसी से पर्सनल गर्ज नहीं, कोई शिकवा नहीं है अपना निजी, तो मैं नाम नहीं लूंगा। पर मैं आपको बोलूंगा कि बेवकूफी आप लोगों की है, बेवकूफ आप लोग हो। आप ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हो, अपना जेब हल्का करते हो, अपना फ्यूचर इनसिक्योर करते हो, अपना पैसा फालतू खर्च करके, और आप अपना नुकसान करते हो इसमें। मैं इतिहास में बात तो कर रहा हूं विक्रमशिला की, नालंदा की और तक्षशिला की। मैंने ज्यादा तक्षशिला का चर्चा नहीं किया क्योंकि वो
बहुत नोन यूनिवर्सिटी है नालंदा और तक्षशिला। विक्रमशिला इतनी नोन नहीं थी, पर मैं उस थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि वो एजुकेशन का एक जो माहौल था, वो जो एक थिंकिंग थी, वो कहाँ से चली और आज कहाँ पे आ गई। आप लाखों रुपए देते हो, आपके बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। होमवर्क क्या होता है मैक्सिमम, या तो क्राफ्ट का कुछ होता है जिसमें चांद सितारा बनाए काट के, या तो होता है कि कुछ सिलेबस से रिलेटेड चीज है जो स्कूल में नहीं खत्म कराएंगे, बोल देंगे कि चैप्टर का नाम ये है, तुमको करके आना है, इस पे नोट्स बनाने। ऐसा होमवर्क होना चाहिए। अगर मुझसे आप निजी सलाह लें तो मेरे हिसाब से होमवर्क तो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को खुद ग्रो करने का मौका मिले। आप उसको बोलो कि तुम जाओ कोई कविता लिख के लाओ खुद से, तुम कुछ कहानियां लिखो, तुम अपना कुछ दिमाग लगाओ, कुछ लिखो, एक चीज, एक लेख लिखो किसी चीज पे, कुछ ऐसा करो। क्यों, उससे क्या होगा, उसका माइंड डेवलप होगा, उसकी थिंक एबिलिटी डेवलप होगी जो उसको आगे लाइफ में काम देगी। वो अगर सिलेबस कंप्लीट करेगा घर जाके, जो सिलेबस कंप्लीट कराना आपका काम है, तो फिर वो कब अपना खुद की ग्रोथ पे कब काम करेगा। होमवर्क हमेशा ऐसे होने चाहिए मेरे हिसाब से जिसमें 20% सिलेबस रिलेटेड हो, 80% सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर हो। उसमें कुछ उसको गाने की प्रैक्टिस करनी हो, अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है इंस्ट्रूमेंट दिया जाए तो आप स्कूल में फिर कराओ कि ठीक है तुम स्कूल में ही बैठो या स्कूल आओ शाम को, या कोई इंस्टीट्यूशन से आप कुछ कर लो कि बच्चे वहां जाएं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वहां पे संगीत सीखें, वहां पे कोडिंग सीखें, वहां पे लिखना सीखें। वहां पे सबसे बड़ी बात और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे न्याय प्रणाली के बारे में, लॉ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो वो शिक्षा दी जाए उस टाइम में कि जाओ आप 3 धाराएं ये हैं, ये पढ़ के आओ, ये कब लगती हैं, क्यों लगती हैं, इसका क्या यूज होता है। तो बच्चे अपना राइट जानेंगे, वो जानेंगे कि कब उनके साथ गलत हो रहा है, कब अच्छा हो रहा है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये जो एक शुरू हुआ था पवित्र चीज नालंदा से, तक्षशिला से और कुछ उसके पहले के गुरुकुलों से, आज वो किस तरह धंधे पे आ गया है, इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस चीज पे बोलने की जरूरत है, आपको अपनी बेवकूफी दूर करने की जरूरत है, आपको ये दिखाना बंद करने की जरूरत है कि मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है। आपका बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, फला स्कूल में 1000 लोग पढ़े, कितने लोगों ने क्या कर दिया जीवन में। एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ठीक है बन गए, बन के किया क्या। मैं कहता हूं एग्जाम्पल ये दिया जाना चाहिए कि हाँ ये बदलाव जो आया ये मेरे बच्चे ने लाया, 4000 लोगों को नौकरियां दी मेरे बच्चे ने दी, इस तरह से 4000 छोड़ो, 4 लोगों को नौकरी दी मेरे बच्चे ने दी। परिवर्तन ये होते हैं, ये नहीं परिवर्तन होता कि कोई आईएएस बन गया, आईएएस अपना जॉब कर रहा है, वो कोई एहसान, ऐसा नहीं कोई एहसान कर रहा है कोई दुनिया पे, इंटेलिजेंट इंसान है, निकाला है, उसको पावर मिली है, वो किसी पे एहसान नहीं किया है उसने, उसके पास दिमाग था, उसने टॉप किया, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसके टैलेंट की इज्जत करते हैं। पर अगर वो करप्ट हो गया तो हमें उस पर उंगली उठाना भी चाहिए। किसी के घर में कोई आईएएस निकल जाए, कोई पीसीएस निकल जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई टॉप लेवल इंजीनियर बन जाए, अच्छी बात है, पर अगर वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है फिर उसके गुणगान गाने का कि फला के घर में कोई आईएएस है, पीसीएस है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या एक्टर है, या एक्ट्रेस है। ये जो आप मन से बन जाते हो ना कि नहीं अब इनका ही देखना है, ये करना है, इसमें आप अपनी शक्तियां खो देते हो। यही चीजें एजुकेशन में लाने की जरूरत है। सिर्फ एक का दिमाग ठीक है, किसी का लक साथ दिया, कोई मेहनत किया, सही पाथ पा गया, उसका दिमाग खुल गया तो वो अच्छी राह पे चल दिया। पर जिसके साथ ये सब चीजें नहीं हुई उसका क्या। हमको 5% अगर है, सपोज एक कि सक्सेस रेट 5% है इंसान का, तो उसको हमको 55% 60% पर तो एटलीस्ट ले जाना है। क्योंकि मैं भी जानता हूं सबका दिमाग एक सा नहीं होता, सबकी थिंकिंग एक सी नहीं होती, तो रिजल्ट सबके एक से नहीं आएंगे। पर इस चीज पे ध्यान देना है। एक सोच वो थी जो नालंदा बनाई, एक सोच वो थी जो तक्षशिला बनाई, विक्रमशिला बनाई, कई गुरुकुल बनाई, कई सारे फिर मदरसे बने, कई चीजें बनी। आज एक सोच है जो वहाँ पे थिंकिंग की लड़ाई हो रही है कि इन विद्यालयों में इसी तरह की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे इसकी लड़ाई हो रही है, धर्म की लड़ाई हो रही है, सॉरी, एजुकेशन छोड़ के हर चीज की लड़ाई हो रही है। कौन दूर करेगा। आप बैठ जाते हैं हर चीज में, हर चीज में पीएम को टारगेट किया जाता है, हर चीज में सीएम को टारगेट किया जाता है, ये टारगेट, तो बेवकूफ तो आप लोग हो ना।
बेवकूफ तो हम हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं, हम सब बेवकूफ हैं। कहीं ना कहीं तो हम बेवकूफी कर रहे हैं जो हम मौका दे रहे हैं अगले को। हाँ, जहर पड़ा है, बोला जा रहा है कि ये जहर है, इसको पीने से तुम मरोगे, पर सिर्फ ये सोच के पी लेना कि नहीं देखता हूं कितने देर में मरूंगा, या हो सकता है मैं बच जाऊं तो मेरा नाम हो जाए जहर पी के मैं मर गया। ये सबसे बड़ी मूर्खता है और इसी के सब शिकार हैं। ये जो हजारों किलो ये गांजा, चरस, ड्रग्स ये सब पकड़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इसका जब तक आप नहीं सुधरोगे। प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जब उसका कंज्यूमर होता है, और कंज्यूमर क्यों लोग बन रहे हैं वो पूरा इस वीडियो में मैंने बता दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़े इशू को छोड़ के, चलिए हर इशू छोटा बड़ा अपनी अपनी जगह पे होता है, पर ये बहुत बड़ा इशू है, ये आप समझिए इस बात को। आप अपने ईगो में, उसमें सेटिस्फैक्शन में, दिखाने में ये चीज मत करिए। आप समझिए वो थिंकिंग कहां से चालू हुई थी, वो थिंकिंग किस तरह से चल रही थी। अगर वही चली होती तो आज एजुकेशन सिस्टम कहां होता, आज हम कहां होते। एक भय था हमारे इतिहास से लोगों को, एक भय था। हमारा इतिहास मिक्सअप हो गया। जो आक्रमणकारी आए, जो बाहर से आए, फिर उन्होंने यहाँ पे राज किया, उनका एक अपना इतिहास था, वहां का एक अपना तौर तरीका, कल्चर था, जो कि कुछ यहाँ का अपनाया उन्होंने, कुछ वहां का चालू रखा, तो सब चीज मिक्सअप हो गई। पर निकलना तो है ना। कब तक लड़ेंगे धर्म के नाम पे, कब तक लड़ेंगे? क्या सॉल्यूशन मिला इसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। एजुकेशन पे ध्यान देना है। मेरे पास और भी कई उपाय हैं जिसपे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले पे, कि आप भी थोड़ी गंभीरता लाएं। वहां नहीं तो अपने ही आसपास के जो बच्चों के स्कूल हैं, आपके बच्चों के, आपके बच्चों के बच्चों के, या आपके किसी भी रिलेटिव के बच्चों के, आप अगर वहां जाते हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछिएगा कि ये जो आप होमवर्क दे रहे हैं, सिलेबस है, इसको घर में करने के लिए, तो ये घर में कब सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेगा, कब आगे जाएगा। चार गंवार लोग आपका जो आपके ऊपर राज करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सामाजिक शिक्षा ज्यादा होती है किताबी शिक्षा से, और वहां खेल जाते हैं आपके साथ। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आएगा। आप इसको लाइक करिएगा प्लीज़, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए और करिए भी। और बस यही है, अपना आशीर्वाद और प्यार और साथ बनाए रखिए चैनल के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। हो सकता है बीच में थोड़ा गुस्सा हो गया हूँ, क्योंकि गुस्सा तो मैं अंदर से बहुत था, पर मैं कंट्रोल कर रहा था कि ना निकले, क्योंकि ये चीज़ें यार बहुत ख़राब करती हैं, ये चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। आप कभी बैठ के सोचिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचे रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।